नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट की परीक्षा आपकी समाप्त हो चुकी है। सुपर टेट और लेखपाल के लिए हम प्रैक्टिस सेट आपको दोपहर के 3 बजे वाली क्लास में करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने हिंदी के 25 प्रश्न देखे थे सेट नंबर 1 के अंतर्गत। यदि नहीं देखे हो, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान, जो कि आपका सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फोकस हम लेखपाल और सुपर टेट पर ही कर रहे हैं, पर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोटल 25 प्रश्न हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 26 से। 26 से 50 तक आपके प्रश्न होंगे। प्रश्न आपका है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद जो है उससे प्रदत्त है? अनुच्छेद 15, 17, 21, 22। बताइए कौन सा सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। आपको याद रखना है अनुच्छेद 22 आपका सही होगा, जो कि व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है उससे संबंधित होता है। बंदी बनाए गए जो व्यक्ति है उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित। इसी को ही ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बंदीकरण के विरुद्ध निरोध के विरुद्ध संरक्षण कौन उपलब्ध कराता है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, अनुच्छेद 22 आपका ही सही होगा। अच्छा, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, वो क्या होता है? वो आपकी रिट जारी की जाती है, वो रिट में आता है और ये अधिकारों से संबंधित है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27 कि राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है कितने दिनों में? 30 दिनों में, 60 दिनों में, 6 माह में या 1 वर्ष में? किसी कारणवश, या आप कह सकते हैं महाभियोग चल गया राष्ट्रपति पर, किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति का रिक्त पद है तो उसको भरना अनिवार्य कितने दिनों के अंतर्गत होता है? जैसे आप देखते हैं ना कि राष्ट्रपति नहीं तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति जो है वो काम करने लगता है, पर उसकी भी अपनी एक लिमिट होती है। तो आंसर की बात करते हैं, तो आपका इन चारों में से आंसर की बात करते हैं, 6 माह की अवधि जो है आपकी सही होगी। राष्ट्रपति का अगर रिक्त पद है उसको 6 माह में जो है वो भर दिया जाना चाहिए। अगर आपसे आर्टिकल पूछा जाए कि किस आर्टिकल में आपके राष्ट्रपति जी आते हैं, तो 52 आर्टिकल आपको याद रखना है। अनुच्छेद 52 जो है, इससे ले करके आगे आप बढ़ेंगे तो लगभग 62 तक, क्योंकि 63 से उपराष्ट्रपति शुरू हो जाता है। तो 52 से 62 ऐसे याद रखिए, जो कि राष्ट्रपति में अलग अलग, जैसे एक में आपका निर्वाचन हो गया, एक में आपका जो पद में शपथ दिलाई जाती है उससे संबंधित हो जाएगा। अगर ऑप्शन में होंगे तो आप उसके अनुसार जो है वो टिक कर पाएंगे। अगला देखते हैं 28, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को जो है नियत करने के लिए सक्षम है? चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और राज्यों की विधानसभा सम्मिलित रूप से, या फिर संसद? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? सबसे पहले आपको नागरिकता के बारे में ये पता होना चाहिए कि नागरिकता आपका जो है वो किस भाग के अंतर्गत आता है। तो ये जो है वो भाग 2 के अंतर्गत आपका जो है वो आता है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में आता है। तो अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य जो है आपका आता है। और यहाँ पर पूछा है नागरिकता का अगर अर्जन करना है तो इसके लिए शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम जो है तो आपका संसद है। सी वाला भी ऑप्शन कुछ कंडीशन में हो सकता है, पर संसद आपका ज्यादा बेहतर होगा, तो संसद के साथ हम जाएंगे। अगर भारतीय नागरिकता की बात करें तो कौन सा अधिनियम आता है? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में सभी शर्तों को रखा गया है। ये जो शर्तें हैं इसमें क्या है, जैसे पहली शर्त यह है कि आप जन्म से ही यहीं पर जन्मे हो, वंश परंपरा द्वारा आपको नागरिकता मिल जाती है, देशीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाती है, पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल जाती है, भूमि विस्तार से नागरिकता मिल जाती है। ये सब इसी अधिनियम में जो है वो बात की गई है। 29 प्रश्न, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? राज्य परिषद के, लोकसभा के, कैबिनेट के या मंत्री परिषद के? राष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से कौन प्रस्ताव दे जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हटाया जा सकता है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। उपराष्ट्रपति मैंने बताया, आर्टिकल आपको जरूर ध्यान रखना है कौन सा है, 63। 62 तक वहां हमने राष्ट्रपति देख लिया, तो 63 उसके जस्ट बाद आप ध्यान रखिए उपराष्ट्रपति जो है 63। अब आंसर की बात करते हैं, तो आंसर यहाँ पर आपका राज्य परिषद जो है वो सही होगा। आप देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है, इसको आपको सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि किस अनुच्छेद के तहत हटाने की बात होती है। तो 67 खा, इसके अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा में ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा, जिसे आप कहेंगे कि राज्यसभा में जो उस समय सदस्य मौजूद हैं, उस समय जो भी समस्त सदस्य हैं उन्होंने बहुमत से उसको जो है वो पारित किया हो, जिससे लोकसभा भी आपकी सहमत होना जरूरी होती है। और इसकी सूचना कम से कम 14 दिन पहले देना जरूरी होता है। ऐसे करके भी क्वेश्चन आपका आता है। तो राज्य परिषद आपका सही होगा। 30वां प्रश्न कह रहा है मिलान करना है मौलिक अधिकार
मिलान नहीं करना है, इसमें आपको बताना है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का जो है वो चयन कीजिए। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात उपबंध ये दे रखे हैं सूची 1 में, और सूची 2 में आप देखेंगे तो भारत का संविधान 4th ए में दे रखा है, भारत का संविधान भाग 3 में दे रखा है, इसी प्रकार आगे भी दे रखा है और नीचे आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसी में आपको बताना है सही मिलान के बाद कौन सा किससे मैच होगा। तो बताइए, मौलिक अधिकार किस में आते हैं, मौलिक कर्तव्य किस में आते हैं, संघ किस में आते हैं और आपात उपबंध किस में जो है आता है, किस भाग में आपको बताना है। तो जो नॉर्मल सबको पता होगा वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार किस में आते हैं, तो भाग 3 में आते हैं, क्योंकि मैंने काफी बार इसको आपको बताया है। आपको याद रखना है, भाग 3 में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार आते हैं। तो देखिए, ए का सेकंड से किस में मैच हो रहा है, ए का सेकंड से ए वाले में मैच हो रहा है और सी वाले में मैच हो रहा है, तो इन दोनों में से कोई आंसर आपका होगा। बी का देखिए फर्स्ट दोनों में ही है, तो बी का फर्स्ट आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, यानी मौलिक कर्तव्य भारत के भाग 4 ए में जो है या 4 का में आपका जो है वो आएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब संघ और आपात उपबंध में से अगर कोई एक आपको आता है तो आप आंसर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अगर बात करें तो आपका जो आपातकालीन है ये आपका आता है भाग 18 में। तो ये आपका देखिए, तो थर्ड वाला जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है 10, 5 और 1, 2, 3, तो टोटल कितना 18 हो जाएगा। तो आपात उपबंध भाग 18 से, संघ आपका बचा, संघ आपका भाग 5 से संबंधित है। तो इस प्रकार से आपका जो डी वाला है वो थर्ड वाले से मैच होगा, डी का थर्ड देखिए इस वाले में, यानी कि ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है, एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। मेरे साथ बोलते भी चलिए मन में अपने कि मौलिक अधिकार किस में है, भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य किस में है, तो भाग 4 का में है, या इसी को ही भाग 4 ए भी कह सकते हैं। संघ जो है भाग 5 में है और आपात उपबंध जो है आपका भाग 18 में है। अगला प्रश्न, शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 25वें, 42वें, 44वें या 52वें? बताइए कौन सा सही होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो भाग बी वाला ऑप्शन सही होगा, 42वां संविधान संशोधन, और सन आप कहेंगे तो 1976। इसके द्वारा जो है वो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। और केवल यही नहीं जोड़ा गया धर्मनिरपेक्ष, आपके 3 शब्द ऐसे थे जो इसी संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। एक आपका धर्मनिरपेक्ष था, एक आपका समाजवाद था, और तीसरा कौन सा था, तो तीसरा था आपका राष्ट्र की अखंडता। राष्ट्र की अखंडता। तो इस प्रकार से 3 ऐसे शब्द थे जो जोड़े गए थे। यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनमें से कौन सा जो है संविधान संशोधन में नहीं जोड़ा गया था, और इन 3 शब्दों के अलावा एक और कोई ऑप्शन में दे रखा होगा शब्द, तो आपको पता होना चाहिए यही 3 जो है वो जोड़े गए थे। अगला 32 प्रश्न आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा जो है वो कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान की उद्देशिका और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज शाम के 8 बजे से हम सुपर टेट के लिए टॉपिक वाइज वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम पहले आपको बता चुके हैं। विज्ञान हमारा पहला टॉपिक रहेगा, क्योंकि जिस मैंने पूछा था ना कि कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टार्ट करें, अधिकतर लोगों ने विज्ञान ही कहा था, कमेंट जो आप लोगों ने किए थे। तो उसी में जो पहला चैप्टर है उसी पर बेस्ड हम टॉपिक वाइज चीज़ों को भी समझेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे। तो शाम के 8 बजे सभी लोग लाइव अवश्य आ जाइएगा। आंसर की बात करते हैं तो संविधान की आत्मा कहा जाता है संविधान की जो उद्देशिका जो है, सी वाला जो ऑप्शन है, इसको जो है वो कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है अगर केवल आपसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की जो उद्देशिका है इसको हम कहते हैं प्रस्तावना, तो इसको ही जो है वो कहा जाता है। पर अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि हृदय और आत्मा की संज्ञा जो है वो किसने दी है, तो आप क्या कहेंगे? इसको नहीं है, मैं पूरा क्वेश्चन पहले लिख रहा हूँ। अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि संविधान को में हृदय और आत्मा की संज्ञा किसे दी गई है, तब आपका जो आंसर होगा वो होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपका जो आर्टिकल 32 है, अनुच्छेद 32 है, उससे संबंधित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हृदय और आत्मा की संज्ञा किसने दी है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है, इन्होंने जो है वो दी है। भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा की संज्ञा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दी है। यहाँ पर भी आत्मा वर्ड आ रहा है, तो इसीलिए इस प्रश्न को आपको ध्यान रखना है कि संविधान की आत्मा पूछा जाएगा तो प्रस्तावना को कहा जाता है, संविधान की उद्देशिका इसी प्रस्तावना को ही कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, अनुच्छेद जो है वो 33, निम्नलिखित में से
प्रश्न 33, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य जो है उसके निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर या क्षेत्र घटाकर या नाम परिवर्तन करके या एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। आपको बताना है इनमें से कौन एक नए राज्य के जब निर्माण की बात होगी तो उसके लिए संवैधानिक उपबंध जो है वो नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो क्लियर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एक राज्य संघ जो है वो राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये आपका नहीं उपबंध है। बाकी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना हो, घटाना हो या नाम परिवर्तन करना हो, ये सब किसके द्वारा होते हैं, मैंने आपको बताया भी था, क्वेश्चन कराया भी था। तो संसद के थ्रू जो है आपको देखने को मिलता है। अगला देखते हैं आपका 34, किस संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है जिसे राइट टू प्रॉपर्टी कहते हैं वो अब आपका समाप्त कर दिया गया है और अब इसे क्या बना दिया गया है, तो इसे अब कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है। साथ ही साथ वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। तो बताइए, संपत्ति का अधिकार पूछा बहुत जाता है और मैंने आपको ट्रिक बताई है। देखिए, आप कभी भी यहाँ पर 24 और 25 में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये चीज ध्यान रखिए। जब पेपर में चीजें आती हैं तो 44 और 42 एक जैसे लगते हैं। तो जब भी संपत्ति की बात आती है तो हर व्यक्ति क्या चाहता है कि जो उसका पैसा हो वो क्या हो जाए, डबल हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आप ही चाहते हैं या मैं नहीं चाहता हूँ। हर व्यक्ति क्या चाहता है, पैसा डबल हो जाए। तो अगर इन दोनों में देखिए 44 और 42 में कौन डबल हो रहा है, तो 44 हो रहा है। 2 बार आ रहा है ना, 4 4। तो बस ऐसे आप याद रख सकते हैं, बी वाला आपका ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन जो है उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया गया, तो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना आपसे कि अब जैसे यहाँ से इसे हटा दिया गया मौलिक अधिकार से, पहले मौलिक अधिकार में आता था, तो अब इसे किस में रख दिया गया है, तो 300 ए में जो है इसे रख दिया गया है, 300 ए या 300 का में। 35 प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया है किसी देश की जो है वो बनी। सिरमाओ भंडार नायके, मार्गरेट थैचर, गोल्डा मेयर, इंदिरा गांधी। कौन सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री किसी देश की जो है वो बनी। पर्टिकुलर देश की बात की गई है, ऐसा नहीं कहा गया है कि भारत का बताइए, ये कहा गया है कि पर्टिकुलर देश की बात की गई है। तो आंसर की बात करते हैं तो आपको याद रखना है, पहला यहाँ पर नाम सिरिमाओ भंडार नायके। सिरिमाओ भंडार नायके ये आपकी विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। सन आपको याद रखना है, तो 21 जुलाई 1960 का टाइम था। और कहाँ की थी ये, तो श्रीलंका की थी। आपको ये भी याद रखना है कि कहाँ की थी, तो श्रीलंका आपको जरूर ध्यान रखना है। सन भले आप भूल जाएं पर श्रीलंका आपको ध्यान रखना है क्योंकि स्थान भी आपसे पूछा जा सकता है। तो श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री जो है वो नियुक्त हुई थी। और भारत में आप जानते हैं कि जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगर पहली महिला राज्यपाल की बात करें भारत की तो सरोजनी नायडू थी। पर अगर पहली महिला मुख्यमंत्री आपसे पूछ लिया जाए तो आपकी सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और राज्यपाल जो मैंने बताया सरोजनी नायडू, वो भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल जो है वो रही थी। और पूछा जाता है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार थी। ये कुछ क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंध में होता है, किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अस्पृश्यता या छुआछूत की जब भी बात आएगी तो अनुच्छेद 17 आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। 37 प्रश्न, भारत एक गणराज्य है क्योंकि संसद जो है वो द्विसदनात्मक है, या फिर राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, या संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, या शासकीय जो शक्तियां हैं वो संघ और राज्यों के बीच बटी हुई हैं। तो कौन सा यहाँ पर जो है आपका सही होगा। तो आंसर की बात करते हैं, भारत एक गणराज्य क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित होता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला, इनमें से कौन सा आयोग एक संवैधानिक निकाय आपसे पूछा गया है जो है वो नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। कौन सा आयोग है जो कि एक संवैधानिक निकाय आपसे पूछा गया है नहीं है।
आंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले संवैधानिक निकाय होता क्या है वो भी जान लेते हैं, फिर आंसर की बात करते हैं। तो संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनका प्रावधान भारतीय जो संविधान होता है उसमें देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है ना उसको चलाने के लिए किया जाता है। और संवैधानिक निकाय आप कहेंगे ज्यादा टिकाऊ होते हैं, ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। और जो गैर संवैधानिक निकाय होते हैं जिनको सरकार को जब जरूरत पड़ती है ना तब वो बिल संसद में बिल पास कर लेता है और ले आता है, तो वो कम टिकाऊ होते हैं, कम शक्तिशाली होते हैं। और जैसे योजना आयोग को नीति आयोग जो है उसके जरिए हटा दिया गया, तो वो आपका गैर संवैधानिक जो निकाय है उसमें आएगा। तो कुछ हैं गैर संवैधानिक निकाय जो कि संवैधानिक निकाय में नहीं आते हैं, वो आपको याद रखने हैं। जिसमें आपका आंसर यहाँ पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है वो सी वाला, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये आपका किस में आता है, ये आपका आता है गैर संवैधानिक संस्थाओं में। यहाँ पर संवैधानिक पूछा गया था, तो जो संवैधानिक नहीं है वो गैर में आएंगे। और कौन कौन से इसमें आते हैं गैर में, यहाँ पर मैं गैर लिख भी देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। गैर संवैधानिक निकाय, तो सबसे पहला आपको याद रखना है जो आपसे ऑप्शन में देखने को मिल सकता है वो है योजना आयोग। योजना आयोग जिसे हम प्लानिंग कमीशन कहते हैं वो गैर वाले में आता है। दूसरा आपका नीति आयोग है जो कि अब योजना आयोग की जगह पर आ गया है। तो नीति की फुल फॉर्म क्या होती है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये नीति आयोग भी इसमें आता है। तीसरा राष्ट्रीय विकास परिषद, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं वो भी आपका गैर संवैधानिक निकाय में आता है। और आपका चौथा नंबर इधर लिख देते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार जो आयोग है जिसको हम कहते हैं नेशनल, आंसर में मैंने बताया भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वही यहाँ पर जो है आपका लिखा हुआ है। पांचवा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद जो आपका है ये है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी आपका इसी में ही आता है। और आपका एक आता है केंद्रीय सतर्कता, शॉर्ट में लिख रहे हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, वो भी इसमें आता है। तो ये जो आप नाम देख रहे हैं इनको जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हो सकता हो आपसे पूछ लिया जाए। 39 प्रश्न है राजस्थान के धरातलीय ये जो स्वरूप है उनके संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है आपसे जो है वो पूछा गया है। अरावली विश्व की प्राचीनतम जो वलित पर्वत श्रेणी है उसमें आता है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का एक भाग है। उत्तर पूर्वी के बाद है पश्चिमी वालुका मैदान टेथिस सागर का अवशेष रूप है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड जो है उसका विस्तारित भाग है। तो बताइए इनमें से कौन सा गलत है, गलत पूछा गया है। तो आंसर की बात करते हैं इनमें से आपका, मैंने आपको पूरा मैप के साथ नदियां पढ़ाई हैं तो आपको बताया था जो सिंधु नदी है वो आपकी तिब्बत जो है उसके सांगपो से निकलती है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश प्रवेश करती है और इस तरफ से इधर वाला साइड जो है मैप का उधर से निकल के जाती है। पर यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में देखिए लिखा है कि उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, तो यहाँ पर आपकी सिंधु नदी आती, अरे नहीं वो तो ब्रह्मपुत्र है। अच्छा 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 सही है, ये वाला ऑप्शन, इस चीज को समझिए। जो मैंने चेमायुंगडुंग ग्लेशियर वाला बताया ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जो है आपको बताया, तो ये जो है वो इस तरफ से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, इसी का नाम सांगपो है। सिंधु नदी को मैंने बताया था कि सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर जो है उसके निकट निकलती है और इधर से आती है, उसमें से आपको सहायक नदियां बताई थी और इस तरफ जाकर के अरब सागर में गिरती है और उधर साइड बंगाल की खाड़ी है। तो ये तो आप देख रहे हैं कि आसपास जो राजस्थान का इलाका है उसी के पास आपकी ये नदी बहती है। परंतु अगर बात करें मैदान की, यहाँ पर लिखा है ना कि उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, तो ये आपका गलत है। तो बी वाला आंसर सही होगा, गलत आपसे जो है वो पूछा गया था। क्योंकि जो आपका पूरा राजस्थान है कुछ इस प्रकार से देखिए उसकी स्थिति है। अगर ऐसे इसकी जो है टोटल स्थिति है तो इसका जो इधर वाला हिस्सा है ये आपका जो टोटल कहलाता है ये आपका कहलाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। फिर उसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो वो आपका कहलाता है अरावलीय पर्वतीय प्रदेश। फिर पूर्वी मैदान प्रदेश आपके आते हैं और सबसे नीचे आपका दक्षिण पूर्वी जो पठारी भाग है वो आता है। तो इस प्रकार से डिवीजन है। यहाँ पर जो सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान की बात की गई है वो आपका गलत है। 40 प्रश्न आपका, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में विकसित किया जा रहा है किसे, ये आपको बताना है। नीचे ये भी दिया गया है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का
चयन कीजिए, यानी कि पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा या दूसरा तीसरा चौथा। तो आंसर यहाँ पर आपका ए वाला सही होगा, फर्स्ट और टू आपका सही है। कुशीखेड़ा, भिवाड़ी और नीमराना। देखिए यहाँ पर से जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है, ये आपका सबसे बड़ा अवसंरचनात्मक जो परियोजना है उसमें से आपका आता है। किस किन दो देशों के मध्य जो है ये संयुक्त प्रयास से पूरा किया जा रहा है? तो भारत और जापान। ये आपको बेसिकली याद रखना है इस क्वेश्चन में। अगर आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बाकी ये जो डिटेल में नाम पूछा गया है ये इतनी आसानी से इतनी जल्दी नहीं पूछा जाएगा। और ये जो आपका है टोटल 6 राज्य हैं जिससे होकर के जो है ये गलियारा गुजरेगा। तो बस आपको भारत और जापान ध्यान रखना है दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट। अगला है शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित, शिशु केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित या अनुभव केंद्रित। कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आप जानते हैं शिक्षण का सत्तावादी जब बात हो रही है ना, सत्तावादी स्तर, जब सत्तावादी की बात होगी तो आंसर आपका शिक्षक केंद्रित जो है वो सही होगा। ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन आपका है NUEPA, ये मुख्य रूप से किससे जो है वो संबंधित है? तो बताइए, शैक्षिक पर्यवेक्षण या शैक्षिक संगठन, शैक्षिक योजना या शैक्षिक मूल्यांकन। न्यूपा आपसे पूछा गया है। इसकी डीएलएड में फुल फॉर्म पहले बहुत पूछी जाती थी, 2017 बैच और 17 बैच से पहले। अब तो वैसे आप देखेंगे डीएलएड में नहीं पूछा जाता है, पता जरूर होना चाहिए अगर है संबंधित कोर्स से। तो न्यूपा जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन, तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म में जो पी आता है ना, इसका अर्थ होता है प्लानिंग। तो उससे आप योजना समझ सकते हैं, शैक्षिक योजना से संबंधित है। फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? तो एन से नेशनल, यू से यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल, ई से आपका, पी से प्लानिंग और ए एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। सी वाला आपका सही होगा। अगला, यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का विषय जो है वो क्या था? शिक्षक शिक्षा में आईसीटी या बिना बोझ के जो है वो सीखना। इन्हीं दोनों में से चलिए बताइए, बाकी दो ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है। कौन सा इनमें से सही होगा? तो आंसर आपका है ऑप्शन जो है वो बी वाला, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा। यशपाल समिति, समय भी जरूर ध्यान रखिएगा, 1993 था। और मेन विषय यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बिना बोझ के सीखना या बिना बोझ के शिक्षा। अगला 44 प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय केजीबीवी से संबंधित वाक्य जो है वो यहाँ पर आपको बताना है। ये आवासीय विद्यालय है, इसमें 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए, एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक जो समुदाय उनके हैं। केजीबीवी गैर आवासीय विद्यालय है, या केजीबीवी में कोई जाति या समुदाय का आरक्षण ही नहीं है। और भी यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं। पांचवा कह रहा है केजीबीवी माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं, और छठा कह रहा है उच्च प्राथमिक स्तर के बालिकाओं के विद्यालय हैं। आपको बताना है सही कौन कौन से हैं। 1 2 6, 1 4 6, 3 4 6 या 2 3 5। ये टोटल आपको दे रखे हैं यहाँ पर 6 बिंदु। आपको बताना है कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय के या विद्यालय के संदर्भ में। तो बाकी मैंने आपको डीएलएड के लेवल पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बताया था कि बालिकाओं के लिए होता है, ये तो आपको क्लियर है। तो यहाँ पर अगर देखिए तो सही कौन सा होगा? सबसे पहले बालिकाओं के लिए आरक्षण भी है इसमें, तो ये सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही है। 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए है, एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के। और रहने की भी व्यवस्था यहाँ पर, तो आपका गैर आवासीय जो विद्यालय है वो भी यहाँ पर जो है वो सही है। जाति और समुदाय के आरक्षण से संबंधित नहीं है लिखा है, वो गलत है। माध्यमिक स्तर के विद्यालय जो है ये भी आपका है, पांचवा वाला भी सही, माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं। तो 5 वाला भी सही है, 2 3 5 वाला आपका सही है। डी वाले आंसर के साथ हम जाएंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। 45 प्रश्न, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था, लोकसभा, राज्यसभा, भारत की संसद या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं, आपका आंसर यहाँ पर भारत की संसद जो है वो सही होगा। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम भारत की संसद के द्वारा। 46 प्रश्न है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? सूबेदार, कोतवाल, दरोगा, फौजदार। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल के नाम से जो है वो जाना जाता था। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 47 प्रश्न, भारत के पहले गृह मंत्री इनमें से कौन से थे? मोरारजी देसाई, गोविंद बल्लभ पंत, सरदार पटेल या बाबू जगजीवन राम। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा?
पहले गृह मंत्री आपसे जो है वो पूछा गया है। कौन सा इनमें से सही होगा? तो आप जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री थे, तो ये आपका सही होगा। 48 प्रश्न आपका है कि रामायण में मांडवी जो है वो किसकी पत्नी थी? सुग्रीव, लक्ष्मण, भरत, मेघनाथ। बताइए कौन सा सही होगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछ लिए जाते हैं जो रामायण के किसी कैरेक्टर से संबंधित होता है, तो बताइए इनमें से भारत में रामायण रामायण जो है उसमें मांडवी जो है वो किसकी पत्नी थी? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में। ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो रामायण में मांडवी किनकी पत्नी थी? तो भरत की पत्नी थी। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। 49 सेकंड लास्ट प्रश्न है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीनतम है। क्रम भी आप ऐसे पढ़ते हैं, ऋग्वेद से ही स्टार्ट करते हैं तो उससे भी आपको याद हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा। आपकी एंगेजमेंट आपके लाइक के थ्रू पता चलती है। तो बताइए कौन सा सही होगा। तरला दलाल किस रूप से प्रसिद्ध हैं? मीडिया प्रबंधक, शास्त्र की है नर्तकी, पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोविज्ञान। कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं यहाँ पर पाक कला विशेषज्ञ जो है, सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। पाक कला विशेषज्ञ का मतलब पाकिस्तान से रिलेटेड नहीं है। पाक कला जो है भोजन कला विशेषज्ञ को कहते हैं। किसको कहते हैं? भोजन कला विशेषज्ञ को। और ये जो है वो भोजन से ही संबंधित हैं। अगर आप इनका नाम सर्च करेंगे तो भारत के एक प्रख्यात भोजन और लेखिका दोनों के रूप में जो है वो जानी जाती हैं। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि भूदान आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? ए ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, सी ऑप्शन है विनोबा भावे और डी ऑप्शन है अरविंद घोष। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की, शाम के 8 बजे की। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जितने भी प्रश्न इनको याद अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न घूम फिर के आपको सभी पेपर में देखने को मिलते हैं। आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।